हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने रीनल सिस्टम को डिटेल में समझा, उसके स्ट्रक्चर से लेकर उसकी डिजीज़ तक सब कुछ कवर किया। लेकिन अब सवाल आता है कि जब किडनी काम करना बंद कर दे तो बॉडी से टॉक्सिन और एक्स्ट्रा फ्लूइड कैसे बाहर निकलेगा। इसका जवाब है डायलाइसिस। आज के वीडियो में हम डायलाइसिस को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो डायलाइसिस ये बेसिकली एक टेक्निक है जिसके द्वारा पेशेंट का ब्लड फिल्टर किया जाता है। अब मैं रीनल फेल्योर वाले पेशेंट के बारे में बात करूं तो उनमें उसमें जितने भी साइन एंड सिम्टम थे उन सब के पीछे बेसिक 4 वजह थे, 4 कारण थे। सबसे पहला सिम्टम था उसके अंदर, सबसे पहला था रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। सेकंड रीज़न था, सिम्टम था उसके अंदर रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट। थर्ड जो सिम्टम था वो था इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस। और फोर्थ सिम्टम था पीएच डिस्टरबेंस। ये सारे सिम्टम्स थे रीनल फेल्योर वाले पेशेंट के। इनके अलावा सिर्फ एक कंडीशन ऐसी थी जिसको छोड़ दो, बाकी जितनी भी प्रॉब्लम हो रही थी बॉडी में वो इन्हीं सिम्टम्स की वजह से हो रही थी। तो वो एक कंडीशन थी एनीमिया। एनीमिया इसके इसके अलावा एनीमिया के अलावा जितने भी साइन एंड सिम्टम्स है उनके पीछे यही 4 रीज़न है। सबके पीछे जितने भी साइन एंड सिम्टम्स है एनीमिया के अलावा रीनल फेल्योर के अंदर उनके साइन एंड सिम्टम्स यही है: रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस या फिर पीएच डिस्टरबेंस। और इस एनीमिया का रीज़न था, एनीमिया की वजह थी डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। और इसके अलावा सबके रीज़न क्या थे? यही थे। रीनल फेल्योर के अंदर यही सिम्टम्स थे सबके: रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ऐसा कुछ करे कि ये जो चारों सिम्टम्स हैं सही कर दें तो मैं कह सकता हूँ कि पेशेंट की बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल हो जाएगी। और अगर हम इन चीज़ों को रिजोल्व कर दें तो उस व्यक्ति की बॉडी से जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। अगर हम ब्लड को फिल्टर करें, अगर हम ब्लड को डायलिसिस करवाएं तो दिक्कत दूर हो सकती है। अगर हम डायलाइसिस करें और ब्लड में से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी के अंदर रिटेन हो रखा है वो बाहर निकाल दें तो पोस्ट डायलाइसिस ख़त्म होने के बाद जो भी उसमें फ्लूइड रिटेन होने से साइन एंड सिम्टम्स आ रहे थे, लाइक एडिमा, डिल्यूजन और पोर्टल हाइपरटेंशन, प्ulmonary एडिमा और भी बहुत सारे, अगर किसी भी वजह से ब्लड को फिल्टर करके फ्लूइड को बाहर निकाल दे तो ये सिम्टम्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे बॉडी से। और अगर उस पेशेंट के ब्लड को फिल्टर करके यूरिया, क्रिएटिनिन को बाहर निकाल दें, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल दे, ब्लड से बाहर निकाल दे, तो ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन का अमाउंट नॉर्मल हो जाए तो ये नॉर्मल होते ही यूरेमिक कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट वाला जो सिम्टम है ये गायब हो जाएगा और नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल जाएंगे तो जो कंडीशंस जो प्रॉब्लम राइज हो रही थी जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, अपने आप कम हो जाएगी। जब यूरिया नॉर्मल हो जाएगा, अमोनिया नहीं बनेगा, और अमोनिया नहीं बनेगा तो जीआई डिस्टरबेंस ख़त्म हो जाएगा। नर्वस सिस्टम से संबंधित जो भी दिक्कत थी वो रिजोल्व हो जाएंगी और जो उस गोनेडियल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम ब्लड को फिल्टर करके इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस हो रहा है उसको ख़त्म कर दें, 3 इलेक्ट्रोलाइट ब्लड में बढ़े हुए हैं जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, अगर ब्लड फिल्टर करके इनको बाहर निकाल दोगे तो इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। फिर है पीएच डिस्टरबेंस। पीएच डिस्टरबेंस अगर आप ब्लड को फिल्टर करते टाइम एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकाल देते हैं और अगर ब्लड में बाइकार्ब्स को बढ़ाते हैं और
अगर इस पीएच को ठीक कर देते हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को भी अगर आप ठीक एक तरह से ख़त्म कर देते हो, और जो पोटेशियम की ब्लड में एंट्री थी वो बंद हो जाएगी। और ये सब अपन कर सकते हैं डायलिसिस वाली टेक्निक से। ये सारे सिम्टम्स दूर हो सकते हैं डायलिसिस वाली टेक्निक से। डायलिसिस परमानेंट इलाज नहीं है, ये टेम्परेरी है। जैसे आज अपन ने किसी का डायलिसिस किया और डायलिसिस करके बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड जो भरा हुआ था उसको बाहर निकाल दिया, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल दिया आपने, उसको इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस जो था उसको करेक्ट कर दिया आपने, उसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेक्ट कर दिया। तो ये जो कंडीशंस आपने ठीक किया डायलिसिस से, लाइफ टाइम तक ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो गई, लाइफ टाइम के लिए ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, ये सिर्फ एक टाइम के लिए ये प्रॉब्लम सोल्व हुई है। जैसे आज आपने ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक करी, पेशेंट फिर से पानी पिएगा और पानी पिएगा तो वापस से ब्लड में धीरे धीरे पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा। पेशेंट फिर से खाना भी खाएगा, उससे फिर से नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ जाएंगे बॉडी में, फिर से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस हो जाएंगे, फिर से पीएच डिस्टरबेंस हो जाएगी। यानी एक बार आपने डायलिसिस किया तो ये लाइफ टाइम नहीं चलेगा, ये अलग अलग पेशेंट्स पर डिपेंड करता है। जैसे किसी पेशेंट में डायलिसिस से एक दिन ही काम करे और किसी पेशेंट में 4 से 5 दिन भी काम चल जाए, ये रिपीटेड प्रोसीजर है, हर 2-4 दिन से करवाना पड़ता है। जब तक पेशेंट को डायलिसिस के सहारे रहना है तब तक उसको हर 2-3 दिन से डायलिसिस करवाना पड़ेगा, ब्लड फिल्टर करवाना पड़ता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डायलिसिस किसी पेशेंट के ब्लड को फिल्टर करने की टेक्निक है, और इसमें ब्लड को रिपीटेडली फिल्टर आउट किया जाता है। जैसे डायलिसिस इज ए टेक्निक फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय विच रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड। अपन क्या करेंगे, एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड से, ब्लड के अंदर जितना भी एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड है उसको बाहर निकाल देंगे। रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया क्रिएटिनिन, उनको बाहर निकाल देंगे बॉडी से। करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है उसको करेक्ट कर देंगे। एंड रिस्टोरेशन ऑफ पीएच, और पीएच को करेक्ट कर देंगे। तो डायलिसिस क्या हो गया, डायलिसिस इज टेक्निक फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय विच रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड, रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड, करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ पीएच। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है विथ हेल्प ऑफ मशीन और एक होता है विदाउट हेल्प ऑफ मशीन। विथ हेल्प ऑफ मशीन से करते हैं उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस, मतलब ये बॉडी से बाहर करेंगे, बॉडी से बाहर ब्लड को भेजना पड़ेगा इसको साफ़ करने के लिए, तो इसको बोलते हैं एक्सोजिनस। और विदाउट हेल्प ऑफ मशीन करेंगे उसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, ये बॉडी के अंदर ही होगा इसलिए इसको बोलते हैं एंडोजिनस। इसके लिए ब्लड को बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, किसी मशीन की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे हीमोडायलिसिस में तो क्या होता है कि ये मशीन से किया जाता है, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, ये एंडोजिनस ही होता है, इसमें ब्लड को बॉडी से बाहर नहीं भेजना पड़ता। इसमें पेशेंट का जो खुद का जो पेरिटोनियम है उसी को किडनी की तरह काम करवाया जाता है, और पेरिटोनियम की हेल्प से ही उस पेशेंट के ब्लड को फिल्टर किया जाता है। इन दोनों को अपन आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर ये जो फादर ऑफ हीमोडायलिसिस है वो है कॉफ, और फादर ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस है हेनरी टैंकॉफ। अब बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की, डायलिसिस की क्या इंडिकेशंस है। इंडिकेशंस फॉर डायलिसिस एज पर ब्लड केमिस्ट्री। अब जैसे आप किसी पेशेंट की एबीजी रिपोर्ट देख रहे हो तो उसमें हाइपरकैलेमिया को देख कर ये तय किया जाता है कि डायलिसिस करना है या नहीं। ये तो है एज पर ब्लड बायोकेमिस्ट्री। फिर बात करते हैं इंडिकेशन एज पर जीएफआर। जीएफआर के आधार पर दो इंडिकेशन होते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट या फिर कंपलसरी, दूसरा होता है रिलेटिव या फिर ऑप्शनल। तो पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट की। ये ऐसी कंडीशन होती है जहां आपको डायलिसिस कराना ही पड़ेगा, अगर डायलिसिस नहीं कराओगे तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। और ऐसा करना पड़ता है हमें ईएसआरडी में। ईएसआरडी जब अपनी क्रोनिक रीनल फेल्योर या क्रोनिक किडनी फेल्योर की लास्ट स्टेज है, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये फिफ्थ स्टेज होती है, वो होती है ईएसआरडी।
ये लास्ट स्टेज होती है, तो इसके अंदर अपने को डायलिसिस करवाना ही पड़ता है। इसमें डायलिसिस या फिर रीनल ट्रांसप्लांट कंपलसरी हो जाता है, अगर नहीं करवाओगे तो पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा। फिर बात करते हैं रिलेटिव डायलिसिस, रिलेटिव इंडिकेशन की। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब डायलिसिस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये क्यों, कौन सी स्टेज होती है, सीआरएफ की क्रोनिक रीनल फेल्योर की स्टेज होती है, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में करवा सकते हैं अपन। फिफ्थ स्टेज में तो ईएसआरडी हो जाता है, तो उसके अंदर तो कंपलसरी हो जाता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेज में अपने को मतलब अपने पे ऑप्शनल रहता है, आप करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, इतना कंपलसरी नहीं होता इसमें। फिर बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। तो डायलिसिस मेनली 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पानी और वेस्ट को प्रेशर से निकालना। ओस्मोसिस, इसमें क्या होता है, पानी को कंट्रोल करता है नेचुरल तरीके से। और सबसे मेन इसमें प्रिंसिपल है वो है डिफ्यूज़न, गंदगी साफ करता है। तो आज अपना डायलिसिस टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में, और इनके प्रिंसिपल्स को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। इनको पढ़ने के बाद ही इनके प्रिंसिपल ढंग से समझ में आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मेडिकल फील्ड के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।